आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, आपको योग, वेदांत, अध्यात्म इन सब विषयों की जानकारी दी गई है। तो हम इस विषय पर मैं बोलना शुरू करूं उससे पूर्व एक याचना, एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा। ऋग्वेद संज्ञान शब्द से संगच्छत्वं संवदत्वं संगो मनानसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना वास्ति समानमन्तः समिति समानम् समानं मनः सहचित्तमेषां समानं मंत्रयोगी मंत्रैः समानेन मोहं शाच। अर्थ क्या है कि हम सभी संग मिलकर चले, हम सभी एक साथ बोले। जैसे देवता अपना भाग ग्रहण करते हैं, हम भी वैसे ही अपना भाग ग्रहण करें। समान मंत्र, हमारी मंत्रणा समान हो, समिति भी समान हो, हृदय भी समान हो। एक समभाव रखकर हम अपना जीवन यापन करें और सामाजिक व्यवहार उस सब में एक समता हो, तभी जाकर वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य पूरा होता है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ, परिवार तो बड़ी छोटी सी इकाई होती है। परिवारों से मिलकर समाज बनता है, समाजों से मिलकर राष्ट्र बनता है। लेकिन फिर ये पूरा विश्व एक परिवार हो जाए, इसका अर्थ क्या है? आश्चर्य लगता है कि जनसंख्या तो विश्व की बहुत बढ़ चुकी है, तो फिर ये परिवार कैसे होगा? परिवार की विशेषता आनी चाहिए। परिवार की विशेषता क्या है कि परिवार में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखता है। अगर कोई भूखा है तो उसे खिलाने की कोशिश करता है। अगर एक ही रोटी है और 5 सदस्य हैं तो उस एक रोटी को पांचों आपस में बांटकर संतुष्ट हो जाते हैं। कोई एक दूसरे को दुखी नहीं देखना चाहता। ये परिवार की पहचान है। अगर परिवार का कोई सदस्य दुखी है तो पूरा परिवार के लोग दुखी होंगे। तो ऐसी भावना विश्व के सभी लोगों के प्रति आ जाए। जब विश्व में प्रत्येक मनुष्य ऐसी भावना रखेगा तो वसुधैव कुटुंबकम तो बनी जाएगा। इसके लिए छोटा साइज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य है इसकी भावना से, परिवार की भावना से। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे संभव है? समान मंत्र समिति समानी समानम मना चित्तमेषां, कि हमारी मंत्रणा समान हो, हमारा चित्त समान हो, ये भला कैसे संभव है? ये तो संभव लगता नहीं। तो फिर ये संभव कैसे हो सकता है? संपूर्ण वैदिक शिक्षा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही है। मानवीय चेतना को जागृत करने के लिए है। आधुनिक युग में एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक महान योगी हुए श्री अरविंद। उन्होंने ऐसे संसार की कल्पना की थी और कहा था कि ये तभी संभव है जब योग के माध्यम से विश्व के 75% जनसंख्या की चेतना विकसित हो जाए।
डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विकास हो गया। ठीक है, शिक्षा का विकास हो रहा है विद्यालय के माध्यम से, विज्ञान का भी विकास हो रहा है, लेकिन वास्तव में जो मनुष्य समाज चाहता है या मनुष्य चाहता है कि सब कुछ बेहतर हो, अच्छा हो, जब तक मानवीय चेतना का विकास नहीं होगा तो मात्र वैज्ञानिक विकास से लक्ष्य की पूर्ति होने वाली नहीं है। तो इंटीग्रल योगा, अरविंदो ने यह इंटीग्रल योगा का सिद्धांत देकर मानवीय चेतना, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना कैसे इवॉल्व हो, हमारी विकसित हो, इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। और उनका यही स्वप्न था कि पूरे विश्व में सनातन धर्म स्थापित हो, पूरे विश्व में योग विद्या स्थापित हो। तो जब हम योग की चर्चा करते हैं तो योग की मूल विचारधारा, मैं जहां भी बोलता हूं, तिहाड़ जेल के अंदर कैदियों के लिए भी मैं बोलता रहा एज ए रिफॉर्मर, फिर कई जगहों पर अभी पिछले महीने जनवरी 7, 8 और 9 को मुंबई पुलिस आजाद मैदान, वहाँ मेरा प्रोग्राम था, कार्यक्रम था पुलिस वालों के लिए। सबसे ज़्यादा बिजी पुलिस स्टेशन है इंडिया का। जब 26 से 11 की घटना घटी थी तो वहीं पे घटी, आजाद मैदान पुलिस ने ही उसको डील किया था, और जो आतंकवादी था उसको पकड़ा भी वहीं के एक सब इंस्पेक्टर ने था, शहीद हो गए थे उसको पकड़ते। तो स्ट्रेस, तनाव, अब जब तनाव की बात होती है तो बहुत छोटी सी बात है भाई, पहले के जमाने में बहुत छोटी सी बात होती थी, तनाव में व्यक्ति है तो तनाव में तो है, तो कोई बीमारी थोड़ी ना है तनाव में होना। लेकिन आज के समय में ये बहुत छोटी बात नहीं, बड़ी बीमारी का रूप धारण कर रही है, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। इंटरनेट आ गया है, टच स्क्रीन आ गया है। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था तो वहां पर लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे मेला लगता है, पता होगा, तो उस मेले में सन 2002 की बात होगी, तो वहां पर उस मेले में जो है टच स्क्रीन कंप्यूटर लगाया गया था। हम बिल्कुल कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था बाबू यूनिवर्सिटी का, तो वहां पर टच स्क्रीन कंप्यूटर लगाया गया था। अब वो हमारे लिए बिल्कुल नई चीज थी, तब प्रदर्शनी में लगाया गया था मेले के अंदर। तो टच स्क्रीन कंप्यूटर वहां पर जो है पहली बार था, आज हाथ में, हर हाथ में। आगे बहुत कुछ विकसित होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे जीवन का क्या होगा। हमें जितनी भी शिक्षा दी जा रही है वो सारी शिक्षा धन अर्जन के लिए तो है, लेकिन जीवन कैसे जीना है इसके लिए नहीं है। इसीलिए बहुत सारी समस्याएं युवा समाज, आज का जो यूथ है जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है, फिर IIT क्लियर कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है, जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन कितना दुखद होता है जब हमें पता चलता है कि एक यंग IAS ऑफिसर आत्महत्या कर लेता है। कितना दुख लगता है जब एक 10वीं क्लास की 2008 दिल्ली की घटना, एक 10वीं की छात्रा रिजल्ट निकलने के 3 दिन पहले CBSE बोर्ड की आत्महत्या कर लेती है। जब रिजल्ट आता है तो टॉप 10 मेरिट लिस्ट में उसका नाम आता है, जो 10 टॉपर्स थे इंडिया के उसमें उसका नाम आता है। तो कभी कहां पर है ये हमें विचार करना है। आप सभी शिक्षक होंगे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो हमें हमारी शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है। हम उनको नौकरी करना सिखा रहे हैं, धन कमाना सिखा रहे हैं, लेकिन जीवन जीना नहीं सिखा रहे हैं। तो जीवन जीना सीखना हर परिस्थिति में, सफलता असफलता सबके साथ होती है जीवन में, लेकिन जब सफलता मिले तो भी व्यक्ति अपना संतुलन खो सकता है।
और असफलता में भी असफलता के भय से संतुलन हो सकता है। तो दोनों हानिकारक हो सकते हैं, सफलता भी असफलता भी, यदि हमें जीवन जीना नहीं आता। अब जीवन जीने का जो लेसन है, जो शिक्षा है, वो कहां से मिलेगी? जहां से भी मिले हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। और अगर मैं अपनी बात करूं, सब कुछ पढ़ने के बाद काफी लेखकों को, पाश्चात्य लेखकों को, वेस्टर्न फिलॉसफी को गहराई तक पढ़ने के बाद, चाहे वो सुकरात से लेकर हीगल तक, सात्र तक या निश्चय तक, जर्मन फिलॉसफर, इन सबको गहराई से पीछे पढ़ाने के, सबको जानना है। सिर्फ इंडियन फिलॉसफी नहीं पढ़नी, सबको पढ़ने के बाद मैं इस निर्णय पर हूं, वर्ल्ड फिलॉसफी पढ़ने के बाद, कि हमारे शास्त्रों में जो बात बताई जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है, जीवन की शिक्षा उससे बेहतर नहीं हो सकती। जीवन की शिक्षा उससे बेहतर नहीं हो सकती। होता है कि अगर हमें शास्त्र पढ़ने हैं, योग सूत्र पढ़ने